प्लेस कर लेते हैं, ताकि वहाँ पे क्या होता है कि सब फाइल जो है एक जगह इकट्ठा रहता है। आज उसका मेल नहीं आया हुआ, देवता का मेल आज नहीं है। नहीं है, कल ही लग रहा है मेल कर दी थी। एक मेल है इसका, क्यू प्रोग्राम यूजिंग मेलॉक फंक्शन। ये 2 फाइल है लेकिन इसमें, एक ऑपरेशन ऑन क्यू, एक क्यू प्रोजेक्ट। दोनों तो एक ही होगा। एक मिनट रुको, ऑपरेशन ऑन क्यू डॉट सी, और ये है क्यू प्रोजेक्ट डॉट जी। तो 2 प्रोग्राम हो गया दिवाकर का, 2 प्रोग्राम हो गया उसका देवता का। क्या करते हैं, उसको सर्वर पे अपलोड कर लेते हैं पहले, DW सर्विस। ये जो साइट है ना DW सर्विस, मतलब अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप को अगर शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये। उसमें इस मतलब अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में क्या करना है कि इसका जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद इसके साइट पे जाके अपना एक बना लेना है अकाउंट, और उसमें एक कोड देता है, वो कोड उसके उस सॉफ्टवेयर में वहाँ पे डाल देना है। उससे फिर क्या होगा कि अगर तुम्हारा लैपटॉप अगर ऑन है या डेस्कटॉप अगर रनिंग मोड में अगर है, तो उसको तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी दूसरे मोबाइल से, किसी दूसरे लैपटॉप से, कहीं से भी पूरा सिस्टम एक्सेस हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम जो बनाए हुए हैं एजेंट करके, इसी में दिखाता रहता है। जैसे ये वाला जो मेरा आइकन है, ये मेरे लोकल सिस्टम का है, ठीक है, और ये एक सर्वर का है और ये दूसरे सर्वर का है। तो 2 सर्वर का यहाँ पे पूरा डाटा आ रहा है, प्लस लोकल सिस्टम का भी डाटा यहाँ पे आता रहता है। अभी हम करेंटली इस पे काम कर रहे हैं कॉन्टैबो पे। इसमें इसका जो खुलता है ना ये वाला इंटरफेस, इसी में ऑप्शन दिया रहता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स है, टेक्स्ट एडिटर है, स्क्रीन है, इवन सेल भी है कंपाइल वगैरह करने के लिए। आज क्या करेंगे कि इसका जो टेक्स्ट एडिटर है ना इसी को यूज़ कर लें, पहले फाइल्स को अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद जैसे होम डायरेक्टरी के अंदर, CCP लिनक्स के अंदर, और ये वाला जो फोल्डर है CS सेकेंड सेमेस्टर CS 0-2, इसमें भी इसको एक फोल्डर है दिवाकर का, दिवाकर में जा करके क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड का आइकन यहाँ दिया हुआ है, चूज ए फाइल। तो यहाँ लोकल सिस्टम पे जो मेरा फोल्डर है ना MCA वाला, इस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से दिवाकर का फोल्डर, बस ये जो 2 फाइल है जो आज के डेट का है, क्यू यूजिंग DMA और स्टैक यूजिंग DMA, दोनों को यहाँ से ओपन करके अपलोड कर देंगे। ये दोनों फाइल अपलोड हो जाएगा सर्वर पर। यहाँ दिखाता रहता है इसका परसेंटेज, 2 टास्क, एक हो गया 100%, दोनों हो गया। प्लस इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी फास्ट है। फिर क्या करना है कि अब जाना है उसके फोल्डर में देवता कुमारी, और यहाँ भी फिर से इसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे और लोकल सिस्टम पे इसका जो फोल्डर है ना, इसमें आज के डेट का जो 2 फाइल है, इसको ओपन करके और इसको अपलोड कर दिए। हो गया अपलोड। अब इस प्रोग्राम को अगर टेस्ट करना है, रन करना है, तो उसके लिए इसका ओपन करना होगा सेल टर्मिनल। यहाँ पे सेल दिया हुआ है, सेल पे वो दिखाता रहता है। तो पूरा का पूरा जो है ना, जैसे इसमें अपने आईडी से लॉगिन कर लेते हैं, HCO-CCP लिनक्स। यहाँ फोल्डर का नाम है MCA, फिर इसके अंदर CS202, और इसके अंदर फिर दिवाकर। दिवाकर वाले फोल्डर में आज -LT करो इसको। LT करने से क्या होता है कि वो टाइम के हिसाब से सॉर्टिंग करता है लॉन्ग फॉर्मेट में। तो आज के डेट में जो 2 फाइल आया हुआ था ना, स्टैक यूजिंग DMA और क्यू यूजिंग DMA, दोनों का दोनों फाइल यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब क्या करना है, इस प्रोग्राम को कंपाइल करके चेक कर लेना है। लेकिन कंपाइल करने से पहले इसका कोड देखते हैं कि कोड में क्या लिखा हुआ है, सही से कोड है कि नहीं। उसके लिए इसी में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिटर, टेक्स्ट एडिटर। मतलब ब्राउजर में ही सारा काम हो जाता है, ब्राउजर में ही पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस, ब्राउजर में ही एडिटर, ब्राउजर में ही टर्मिनल, ब्राउजर में ही फाइल मैनेजर, एवरीथिंग, सब कुछ ब्राउजर में ही अवेलेबल है। यहाँ जाना है और इस फाइल को ओपन कर देना है। फोल्डर लेना है दिवाकर का, और उसके फोल्डर में उसको सॉर्टिंग कर लो लास्ट मॉडिफाइड से। पहला प्रोग्राम है ये स्टैक यूजिंग
डी में आया स्टैक यूजिंग। यहाँ पे देखो इसका पूरा सिंटैक्स हाईलाइटिंग वगैरह जो है ना सब इसमें आ जा रहा है अभी टोटल चीज़। तो अलग से कोई एडिटर इंस्टॉल करने का कोई इसमें इशू नहीं है, इसी एडिटर में सारा काम रहता है। अब ये है कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं होगा एडिटर। ये हेडर फाइल हो गया, फिर ये स्ट्रक्ट स्टैक टाइप डेटा नेक्स्ट स्ट्रक्ट टाइप का टॉप इक्वल टू नल बॉटम इक्वल टू नल। हालांकि बॉटम का कोई मतलब नहीं है, केवल टॉप से ही काम हो जाता है। एक टॉप चाहिए और एक नोड भी चाहिए होता है, तो नोड तो रन टाइम में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इंट स्टैक साइज इक्वल टू 0। दिवाकर ऑनलाइन तो है ही। सबका रिटर्न टाइप जो है ना स्टैक टाइप क्यों किए हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं है। कुछ एलिमेंट जैसे पुश एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए कि इस फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट पास होना चाहिए था। अभी क्या हो रहा होगा ना कि उसी में इनपुट ले रहा होगा। ये अप्रोच सही नहीं है। दिवाकर है क्या ऑनलाइन? है तो हेलो, यस सर। क्या हाल है? ठीक है सर। आ रहा है आवाज? जी आ रहा है। बोले हैं कि जो फंक्शन बनाया हो पुश नाम का, यस सर। तो इसमें एक तो इशू ये है ना कि यहाँ लिखा हुआ है इसका रिटर्न टाइप लिखा हुआ है स्टैक टाइप। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि इसमें कहीं रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं। नहीं, अगर रिटर्न टाइप हम मेंशन करते हैं किसी फंक्शन का तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए ना वहाँ से। हालांकि हम जैसे बताए थे इसके पहले, उसमें क्या है कि पुश वाला जो फंक्शन है ना उसमें कुछ रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है कि ये जो पॉइंटर है ना, ये वाला पॉइंटर टॉप पॉइंटर, ये तो ग्लोबल पॉइंटर है, यहाँ ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है। तो फंक्शन के अंदर भी अगर हम कुछ चेंज करेंगे इस पॉइंटर में तो उसके बावजूद भी इस पॉइंटर के वैल्यू को रिटर्न करने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। बिना रिटर्न किए भी काम हो सकता है। अगर ये पॉइंटर ग्लोबल नहीं होता तब उसको इसमें रिटर्न करना कंपल्सन था वो, अगर ये मेन के अंदर डिफाइन किया था तब। लेकिन ये तो मेन के बाहर डिफाइन किया हुआ है ना, ऐसे ये काम कर रहा होगा। दूसरी बात ये है कि हाँ काम तो कर ही रहा होगा। दूसरी बात ये है कि हम बार बार बोल रहे थे कि फंक्शन के अंदर जो है ना इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो प्रिंटफ स्कैनफ यहाँ यूज़ किया हुआ है ना, इसको यहाँ यूज़ करना सही अप्रोच नहीं है। इसको यूज़ करना चाहिए था मेन के अंदर। जैसे केस 1 में जाते यहाँ प्रिंटफ करके इनपुट ले लेते और फिर जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को इसमें एज ए आर्गूमेंट यहाँ पास कर लेते, तब वो अप्रोच जो है सही से काम करता है। ये टीएमपी हो गया टेम्पररी पॉइंटर। इसमें तुम क्या किए, मेलॉक कर लिए, मेलॉक करने के बाद उसके डेटा में डाल दिए, पोस्ट डेटा को टीएमपी के नेक्स्ट में टॉप कर लिए, हाँ टॉप इक्वल टू टीएमपी कर लिए। इफ बॉटम इक्वल टू नल, तो ये तो तुम एक्स्ट्रा इसलिए मेंटेन कर रहे हो कि बॉटम पे कौन सा एलिमेंट है उसके लिए मेंटेन कर रहा हूँ, पता है नहीं। और फिर उस मोमेंट में स्टैक का साइज 1 से बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है इसमें, ये स्टैक साइज हमारा एक ग्लोबल पॉइंट ग्लोबल वेरिएबल है। जितनी बार उसमें एलिमेंट इंसर्ट होगा ना उसका साइज बढ़ता जाएगा। ये सब ठीक है। इसको क्या करना है कि इस फंक्शन को अवॉइड कर देना है इसको। तो देखने से लग नहीं रहा है कि इसमें रिटर्न कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब रिटर्न नहीं लिखा हुआ है तो अवॉइड हो जाएगा। नहीं, बाकी उसके अलावा एक काम ये कर सकते हो कि कम से कम इस प्रिंटफ और स्कैनफ को जो है ना यहाँ से हम निकाल करके ऊपर मेन में उसको यूज कर लेते हैं। हाँ वो ज़्यादा अच्छा है। फिर जैसे ये पॉप है, पॉप में भी, पॉप में तुम बहुत से बहुत ये कर सकते हो कि जो एलिमेंट हमारा डिलीट हुआ है उसको तुम यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। तो डेटा का जो टाइप हमारा है, मतलब जो डेटा नाम का जो कंपोनेंट है इसका टाइप इंटीजर है, तो पॉप वाले फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर हो जाएगा। फिर बॉटम एलिमेंट में भी हमको लगता है तुम डिस्प्ले ही कर रहे हो उसके अंदर। सबसे फंक्शन में फंक्शन है, फंक्शन के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। मतलब मेरा ये कहना है कि फंक्शन के अंदर केवल लॉजिक होना चाहिए। फंक्शन के अंदर जो है केवल लॉजिक होना चाहिए।
जब बहुत मतलब ज़्यादा मतलब ये है सिचुएशन है कि बिना आउटपुट स्टेटमेंट यूज किए हुए काम नहीं होने वाला है, तभी उसको यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि फंक्शन मतलब जनरलाइज नहीं हो पाता है। जैसे अभी क्या है ना कि अभी इस केस में जैसे मान लो ये तुम्हारा फंक्शन है बॉटम एलिमेंट, तो इस फंक्शन को हम जब भी यूज़ करेंगे तो बॉटम एलिमेंट का जो आउटपुट आएगा उसका फॉर्मेट फिक्स हो गया है। ये हमेशा ऐसा ही लिखा हुआ आएगा कि बॉटम एलिमेंट इज, और तब उस बॉटम एलिमेंट का वैल्यू, मतलब इस इन्फॉर्मेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए चेंज नहीं कर सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट फिक्स हो गया हुआ है इस फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन हमारा जो है ना जनरलाइज नहीं हुआ। जनरलाइजेशन जो है ना मतलब प्रोग्रामिंग का मेन अप्रोच है, मेन काम उसका है जनरलाइजेशन। कितना जनरलाइज वे में हम काम कर सकते हैं। तो जनरलाइज करने के लिए है कि इनपुट आउटपुट को हमेशा फंक्शन से बाहर रखना है। ऐसे एक बार इसको कंपाइल करते हैं, काम तो करेगा है। सेल में गए और यहाँ पर कंट्रोल एल कर लिए। फाइल का नाम है तुम्हारा, कहाँ फाइल खुला हुआ है, इसमें है नहीं, स्टैक यूजिंग डीएमए। स्टैक यूजिंग हो गया, रन किया स्टैक ऑपरेशन। जैसे सबसे पहले पुश एलिमेंट 23, फिर पुश एलिमेंट 56। अब दो एलिमेंट हमारे पास है, तो 23 पहले आया, 56 बाद में आया। तो अभी जो टॉप एलिमेंट हमारा होगा वो कौन सा होगा? 56 होगा, चौथा नंबर 56 सही है। बॉटम एलिमेंट 24 होना चाहिए, पांचवा नंबर 23 है। और अगर डिस्प्ले कर देंगे स्टैक लिस्ट, तीसरा नंबर, एकदम सही है कि पहले नीचे 23 आ गया, ऊपर 56 आ गया, मतलब ये बॉटम में चला गया और ये ऊपर आ गया। ये देख रहा हो ये प्रोग्राम कहाँ रन कर रहा है? ब्राउजर में रन कर रहा है। चलिए, तो नहीं, कोई भी सिस्टम पे काम कर सकता है, मतलब इंस्टॉल कर लेंगे इसका पैकेज। हाँ ये बेजोड़ चीज़ है, ये बहुत अच्छा है। ये तुम क्या करना है ना कि साइट पे जाना है, ठीक है, DWService.net पे जाना है, उस पर पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। हम इसको करके दिखाते हैं। दूसरे वर्जन में खोलते हैं इसको। हम तो इसको सर्वर के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लोकल सिस्टम के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बस है कि उस मोमेंट में लोकल सिस्टम वो रनिंग होना चाहिए। साइट का नाम है DWService.net। इसकी जगह पहले अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे है ना लॉगिन साइन अप। अच्छा, अकाउंट बनाने से पहले क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। देखो डाउनलोड वाले में यहाँ पे विंडो के लिए भी आता है ना, विंडोज़। विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए है, मैक के लिए है, रेस्पबेरी पाई के लिए है, पाइन के लिए है, वैनबोर्ड के लिए है, सब के लिए है। मोस्ट ऑफ द जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सब के लिए है ये। तो विंडो वाला डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना पहले। इंस्टॉल करने के बाद जब इसको रन कराओगे ना, तो ये तुमसे पूछेगा एक कोड, इंस्टॉलेशन कोड पूछेगा, ठीक है। तो वो इंस्टॉलेशन कोड कहाँ से तुम लाओगे? तो उसका तरीका ये है कि पहले इसमें साइन अप कर लेना, और साइन अप करने के बाद इसको फिर लॉगिन करना। तो मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी लॉगिन है ही इसमें, जैसे यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। तो लॉगिन करने के बाद जो है ना तुम्हारा इस तरह का आएगा इंटरफेस। इसमें होम पे क्लिक करते हैं, ऐसा आएगा लॉगिन करने के बाद। इसमें एक मेनू आएगा एजेंट करके, एजेंट पे जाना, यहाँ पे प्लस का बटन है, ठीक है। इस प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमसे पूछेगा कि ग्रुप, तो ग्रुप तुम छोड़ भी सकते हो। इसमें तीन ऑप्शन है ना, ग्रुप है, नेम है और डिस्क्रिप्शन है। तो मेन नेम है, कुछ भी नेम तुम अपना डाल दो, जैसे आप तुम डाल दो कि माई लैपटॉप, ठीक है। जिस जिस सिस्टम तुम इसमें इंस्टॉल करना चाहते हो उसका कुछ नाम होगा ना, या फिर माई पर्सनल लैपटॉप, माई होम लैपटॉप, ऐसा कुछ नाम डाल दो। इतना करके कंफर्म कर लो। जब कंफर्म करोगे ना तो यहाँ देखो एक आएगा कि टू इंस्टॉल, एक की आ गया 381-843-561। तो अब लैपटॉप में जाना, अब वो जो जो डाउनलोड किए होगे जब उसको चलाओगे, जब उसको रन करोगे तो उसमें पूछेगा एक कोड, की पूछेगा, उस की में इस की को डाल देना है। जैसे उसको डाल दोगे ना तो लिंक हो जाएगा, और लिंक होने के बाद यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद तुम तो एक ही बार डालना होगा कि बार बार डालना होगा, एक ही जितना बार कोई भी system? वन टाइम वन टाइम वन टाइम वन टाइम डाल दिए, वो लिंक हो गया उससे, ठीक है।
अब उसके बाद अगर तुम्हारा लैपटॉप अगर ऑन है, रनिंग अगर है, तो तुम क्या करोगे कि तुम लैपटॉप के फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स को अपने मोबाइल से चेक करना चाहते हो मान लो, या उसमें तुम लैपटॉप पे काम ही करना चाहते हो अपने मोबाइल से, तो मोबाइल में जाओ, ब्राउज़र खोलो, आप ब्राउज़र में जाकर के इस साइट को विज़िट करो, dwservice.net, अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाओ। और जो लॉगिन करोगे, तो जितना तुम्हारा यहाँ पे एजेंट होगा ना, सबका यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे देखो मेरे में अब 4 आ गया। अब इसमें तुमको जिस सिस्टम पे काम करना है ना, उस सिस्टम पे क्लिक करो, उसका नया टैब खुलेगा और उस नया टैब में इस तरह का मेनू आ जाएगा कि उसके फाइल्स एंड फोल्डर्स को देखना है, कि उसको एडिटर पे काम करना है, कि उसका लॉग चेक करना है, या उसका उसके टर्मिनल पे मतलब उसके डेस्कटॉप पे जाना है तो स्क्रीन है, या टर्मिनल खोलना है तो सेल है। सारा फैसिलिटी है। स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा डेस्कटॉप ही आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो मेरा सर्वर का पूरा डेस्कटॉप यहाँ आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन एक बार जब लोड हो जाएगा तभी तुम स्मूथली काम करता है। तो सर तब तो इसके यूज से अगर किसी दूसरे का लैपटॉप भी हम देख सकते हैं, अगर वो अगर हाँ, ये अगर अगर इंस्टॉल हो इंस्टॉल तो। इस की से अगर इंस्टॉल किया हुआ होगा तब ना, की से अगर इंस्टॉल किया हुआ होगा, जिसे में इंस्टॉल होगा ना उसमें पूछेगा ना की डालने के लिए कहेगा। जी। तुम अपने लॉगिन में जाकर के जिसमें एजेंट ऐड करोगे, एजेंट ऐड करने के बाद ये कनेक्शन लॉस्ट दे रहा है। एजेंट डालने उसके बाद फिर क्या होगा, एक मिनट। हाँ आया, आ गया ये मेरे सर्वर का डेस्कटॉप आ गया। यहाँ पे है ना, ये वहाँ का ब्राउज़र है, ये सर्वर का ब्राउज़र है, सर्वर का डेस्कटॉप है, सब कुछ वहाँ खुला है। इसको हम अगर चाहें तो यहाँ से फुल स्क्रीन जब कर लेंगे ना, तो लगेगा कि हम उसी पे काम कर रहे हैं। दिख रहा है ये पूरा का पूरा। अब लोकल सिस्टम का जो मेरा डेस्कटॉप है वो गायब हो गया, अब सर्वर का जो डेस्कटॉप है वो आ गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसको टेस्ट करना कभी। तो इस टनल पे स्क्रीन पे तभी आना है ना जब पूरे डेस्कटॉप पे काम करना है। अदरवाइज मोटा मोटी काम करने के लिए सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, फाइल मैनेजर दिया हुआ है, टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है, और टर्मिनल दिया हुआ है। तो टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम टाइप करना है, टर्मिनल से कंपाइल करना है, रन करना है उसको। नहीं, हाँ कोई मतलब विंडोज वगैरह, कोई ऑफिस वगैरह का पैकेज वगैरह काम करना है तब स्क्रीन पे जाना है, अदरवाइज स्क्रीन पे नहीं आना है। ये फैसिलिटी है। फिर अब इस कोड को यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं। अभी यहाँ डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से है ना, यहाँ जैसे हम 3 कंप्यूटर में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ये अभी हम लोग इस पे काम कर रहे थे, सेल पे कर रहे थे, ये प्रोग्राम तो ये काम कर गया है ना। एक चीज़ और, क्विक का स्पेलिंग गलत है, दिख रहा है, QUIT होगा, ई नहीं होगा लास्ट में। या तो एग्जिट लिखो या सिंपल क्विट लिखो। 6, अच्छा साइज के लिए ना, शायद 2 एलिमेंट उसमें है, ठीक है। 7, तो ये सब जो अपने चेंज करते हैं ना, जो थोड़ा छोटा मोटा चेंज सब है, मतलब मेजर चेंज है, छोटा मोटा नहीं है, मेजर चेंज है। एक तो है कि सब में फालतू का लिखा हुआ है ये रिटर्न टाइप, जब किसी में कुछ रिटर्न होने रहा है तो इसको हटा देना है, सबको अवॉइड कर लेना है। और दूसरा है कि इन प्रिंटफ स्कैनर को अवॉइड करना है। जैसे प्रिंटफ का भी यूज करना है, जैसे मान लो ये वाला केस है हमारा, इफ टॉप इक्वल टू नल टेस्ट है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ प्रिंटफ चलेगा, यहाँ प्रिंटफ चलेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि दूसरा ऊपर में है नहीं। लेकिन ये वाला प्रिंटफ जो है इसकी जरूरत नहीं है, इसको तो यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं हम, यहाँ से इस वैल्यू को, कि जो एलिमेंट हमारे पास आया उसको यहाँ से रिटर्न कर लिए, फिर दूसरा फाइल ओपन कर दें तुम्हारा। तो तुम्हारा एक फाइल था ये वाला, ये तो फोल्डर है देवता का, तुम्हारा फोल्डर कहाँ गया, ये वाला था, इसमें लास्ट मॉडिफाइड से सर्च करो इसको, क्यू है, ओपन विद टेक्स्ट एडिटर। इस टेक्स्ट एडिटर में एक ही फाइल ये खुला हुआ है, एक फाइल ये खुल गया। तो यहाँ भी मोटा मोटी हम लोग वही सब चीज़ होगा। ये सर इसमें भी लॉजिक है। हाँ वही लॉजिक है। बस केवल उसका ये जो है यहाँ पे केवल चेंज होगा इन क्यू वाले में। अच्छा प्रॉपरली इसका नाम दिया हो, इन क्यू डी क्यू, हाँ हम भूल गए थे इसका नाम, ये इसका प्रॉपर नाम है। एलिमेंट ऐड करने के लिए इन क्यू करते हैं, एलिमेंट को डिलीट करने के लिए डी क्यू करते हैं, ये इसका प्रॉपर नाम है। बाकी सब सही है।
इस बार सर देख वो रहे हैं जो कब। सर जो प्रोजेक्ट है कौन सा है? उसमें तो वो असाइनमेंट वाला जो नहीं है HTML पेज का जो आप सेंड किए थे, हाँ 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 हाँ। उसमें से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, उसमें कंफ्यूजन तो उसमें कुछ है नहीं, ऐसा 1 मिनट रुको। सर स्ट्रक्चर बोल रहा है कि क्रिएट करने के लिए वो ऐसा पॉइंटर टाइप का स्ट्रिंग, और जो 1 मिनट पॉइंटर टाइप का कैरेक्टर टाइप का कैसे होगा? नहीं, फाइल मेरे पास यहाँ पे है अभी। सिस्टम पे नैव के फोल्डर में, नैव स्टूडेंट नाम है, नैव। नैव का है ये, डी। क्रोम में इसको ओपन करते हैं, यही ना है। यस सर। इसमें देखो बिल्कुल इसमें क्लियर कट है सब कुछ। इसका पर्पस ये है नहीं, प्रोग्राम का पर्पस कुछ नहीं है। प्रोग्राम का पर्पस ये है कि 10 सॉन्ग का इंफॉर्मेशन इनपुट लेना है, ठीक है। यस सर, और हर उसका वो सॉन्ग में हर सॉन्ग में उसका अपना एक आर्टिस्ट होगा और उसका अपना एक टाइटल होगा। टाइटल तो है। यस सर। मोटा मोटी क्या है कि सॉन्ग के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बनाना है डेटा मेरे स्ट्रक्चर। यस सर। तो उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम होगा सॉन्ग इन्फो, समझ ठीक है। जी। उसमें 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट है जिसका नाम होगा आर्टिस्ट, और दूसरा कंपोनेंट आर्टिस्ट। है जिसका नाम होगा टाइटल। ये आर्टिस्ट नहीं, ये कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर होगा, ये भी कैरेक्टर टाइप का यस सर। पॉइंटर होगा। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना कि पॉइंटर टू ए स्ट्रिंग फॉर द यस। आर्टिस्ट, या पॉइंटर टू ए स्ट्रिंग। तो पॉइंटर स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, कैर स्टार पॉइंटर। तो ये यस। कैर स्टार आर्टिस्ट और ये कैर स्टार टाइटल। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर में क्या करना है कि 2 ही कंपोनेंट है, दोनों पॉइंटर है, और दोनों का यस। पॉइंटर का टाइप हो जाएगा कैर स्टार। इतना काम करके खत्म करना है। अब जिसमें उसके अलावा 2 फंक्शन बनाना है। एक फंक्शन का नाम देना है गेट सॉन्ग इन्फो, और एक फंक्शन का नाम यस होगा सर। प्रिंट सॉन्ग इन्फो। तो गेट सॉन्ग इनपुट क्या करेगा ना, इसी में हम इनपुट वाला काम इसी में करना है। मतलब इनपुट तो लेना है हमको मेन फंक्शन से, यस लेकिन सर। मेन फंक्शन में जब जा करके जब हम इनपुट लेंगे यूजर से, तो एक इनपुट लेंगे आर्टिस्ट का नाम और दूसरा इनपुट लेंगे उसके टाइटल का नाम, ठीक है। टाइटल का नाम। तो वो आर्टिस्ट का नाम जो होगा वो एक एरे होगा, कैरेक्टर टाइप का यस एरे होगा। और फिर वहाँ टाइटल का जो नाम होगा वो भी कैरेक्टर टाइप का एरे होगा। वहाँ से इनपुट लेने के बाद उस दोनों एरे को क्या करना है कि इस गेट सर। सॉन्ग इनको में पास कर देना है। यस। तो केवल उस दोनों एरे तो को ही मेन पास फंक्शन कर। में तो मेन फंक्शन में भी सर 2 एरे बनाना होगा इसके लिए। हाँ हाँ एकदम। यहाँ एरे थोड़ा है, ये यही पॉइंटर है ये। कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि मेन एरे में नहीं बोला हुआ है, मेन फंक्शन में नहीं बोला हुआ है एरे बनाने के लिए। नहीं नहीं, बोला हुआ नहीं है, लेकिन नहीं बोला तो काम कैसे करेंगे हम। यस सर। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा कि मेन में काम क्या करना है। मेन में तो सर क्या है कि एक एरे बनाना है जिसमें 10 साइज रख लेना है एरे का साइज। हाँ कहीं भी लिखा हुआ होगा, यस सर, वो वही में है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर में है सर। इसी में। Yes, सर इन इन मेरे। मेन यस डिक्लेयर सर। है टेबल ऑफ स्ट्रक्ट, ठीक है। उसके बाद ये भी तो है, कहीं लिखा हुआ है ना कि इनपुट लेना है यूजर से। यस सर, यही लिखा हुआ हाँ तो इनपुट हम कैसे लेंगे, एरे में इनपुट। है। यही सर कंफ्यूजन में हो जा रहे थे। और फिर वो सर बोल रहा है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉइंटर है उसको मैलोक में यूज करना है, तो सर उसको हाँ कैसे मैलोक में यूज नहीं, करना उसी में लोग करना है। जैसे है क्या कि मेन नाम का जो हमारा जो फंक्शन है, ठीक है। है? 1 मिनट, यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल खोल लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं उसी फोल्डर में। ऐसा नहीं यहाँ सेव करना होगा, उसको यहाँ रफ हम एक लिख के दिखाते हैं, कंप्लीट नहीं लिखेंगे, पर इसमें कुछ लिख देना होगा हैश, तभी सेव करेगा। ब्लैंक फाइल को सेव नहीं करता है। इसका नाम देते हैं सॉन्ग इन्फो, सॉन्ग इन्फो डॉट सी, ठीक है। यस। सेव। इसका प्लेन टेक्स्ट है, इसको कर लेते हैं सी लैंग्वेज, ताकि इसका सिंटेक्स हाइलाइटिंग हो जाएगा। तो शुरू में जो ऐसे हैश इंक्लूड वगैरह अपने जो करते हो कर लो। जी। और एक कम से कम इसमें एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट एच। एक तो बनेगा स्ट्रक्चर, इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये यहाँ जगह छोड़ के काम करना शुरू कर रहा है।
तो एडिटर का पंगा है कुछ। तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि टाइप डेट स्ट्रक्ट है, struct सॉन्ग इन्फो, दो कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट जो है उसका नाम होगा कैर स्टार आर्टिस्ट। ये पॉइंटर है, ये ध्यान देना है। फिर कैर स्टार टाइटल, ठीक है, ये इतना हो गया। ये इसके अलावा टाइप टेक्स्ट करके यहाँ पे देना होगा सॉन्ग इन्फो। ये फाइनल नेम सॉन्ग इन्फो हो गया। अब इसके अलावा क्या है कि दो फंक्शन जो है उसको यहाँ पे उसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर लेना होगा, एक गेट इन्फो का और गेट गेट सॉन्ग इन्फो और प्रिंट सॉन्ग इन्फो। तो गेट सॉन्ग इन्फो वाले में जो है ना तीन मतलब पास होना चाहिए। एक तो पहला है कि पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना इस टाइप का पॉइंटर है। और उसके अलावा दो और पॉइंटर, एक आर्टिस्ट के लिए और एक स्पष्ट लिखा हुआ है कि राइट ए फंक्शन कॉल्ड गेट सॉन्ग इन्फो दैट टेक्स ए पॉइंटर टू स्ट्रक्ट सॉन्ग इन्फो। मतलब अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसका एक पॉइंटर टू एन एलिमेंट ऑफ द एरे एंड two song information strings containing the artist and title information and fills in the struct field, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे ना कि एक लिखेंगे कि void get song info, और इसमें पहला जो कंपोनेंट होगा वो सॉन्ग इन्फो टाइप का एक पॉइंटर होगा। मतलब ये सिंटैक्स हाईलाइट नहीं कर पा रहा है हमने। मान लो इसका नाम है सॉन्ग, इसके अलावा कैट टाइप का एक पॉइंटर होगा जिसका नाम होगा आर्टिस्ट। इसके अलावा एक कैट टाइप का पॉइंटर होगा जिसका नाम होगा टाइटल। कभी क्या करते हैं ना कि इसको एक बार पहले इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं, तब कहीं सिंटैक्स हाईलाइटिंग शुरू करेगा ये। फिर से जो रीओपन करेंगे ना तब ये हाईलाइट करेगा। फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये है रिफ्रेश, सॉन्ग में आ गया, इसको ओपन करो इसको हाईलाइट कर रहा है लेकिन इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा है। इसको जो कर रहा है यहाँ पे सी लिखा हुआ है, अभी एक्सटेंशन डॉट सी है यहाँ पे, तब क्या हो गया। बाकी तो इसमें सी लैंग्वेज के लिए वही ना ऑप्शन क्लिक करना होगा, सी प्लस कर देते हैं। सेव कर लिए, सेव करके क्लोज कर लिए। क्लोज करने के बाद मान लो फिर से इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। नहीं कर पाया, ये एडिटर का प्रॉब्लम है। और दूसरा एक बनेगा void print song info। क्या करना होगा, प्रिंट सॉन्ग इन्फो लिखा हुआ है ना, दैट टेक्स द एरे ऑफ स्ट्रक्ट्स एज ए पैरामीटर। मतलब यहाँ इसका जो पैरामीटर होगा ना वो पूरा पूरा एरे होगा, अब उसमें उसको लूप लगा करके उसको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि सॉन्ग इन्फो एंड देन मतलब एरे में सॉन्ग्स, ये दो फंक्शन, उसके अलावा एक मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर चूंकि क्या करना है ना कि इनपुट हमको मेन फंक्शन के अंदर एक तो पहले एरे बनाना होगा स्ट्रक्चर टाइप का, तो वो एरे ऐसा बनेगा कि सॉन्ग इन्फो नाम का एक बन जाएगा एरे सॉन्ग्स। ये आदमी है ना मेरा फोन कर रहा है, 1 मिनट रुको दो। हेलो हेलो
हेलो, अब नहीं आ रहा है। ये हो गया एरे स्ट्रक्चर टाइप का। सॉन्ग एंड होल टाइप का एरे बन गया। सॉन्ग्स 10 सॉन्ग हम लोग स्टोर करेंगे। यूजर से इनपुट लेना है बार बार ना, वन बाय वन करके। क्या हो गया? हेलो, हाँ क्या बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, आ गया मैसेज, आ गया। आपका नहीं आया? हेलो, तो यहाँ अब क्या लिखेंगे? यहाँ करेंगे कि कैर एक कंपोनेंट है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नाम का। इसमें जैसे आपने लिखा हुआ है कि उसका मैक्सिमम साइज जो है ना वो 31 होगा, 30 होगा, यस सर। 30 होगा। तो 31 का एक बना लेंगे। और दूसरा एक टाइटल, ये भी 31 साइज का बनेगा ऐसे। अब ये लगता है ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, लगता है हमको इतना लग रहा है सर काम। एक बार रन कर उसके बाद हाईलाइट करेगा कहीं। हाँ, स्लो है असल में, सब नेट नहीं चल रहा है ना सब कुछ। नहीं, इसमें हम एक प्लानिंग किए हैं, एक दूसरा एडिटर जो है ना, हम रात में कल सर्च किए हैं, उसको सर्वर पे डाल देंगे। तो वो पूरा का पूरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, वही का पूरा एड्रेस पे आ जाएगा अपने आप। उसका उसमें दिया हुआ है पैकेज, उसी को हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे सर्वर पे। तो क्या होगा कि उसी से वो फुल्ली उस तरह का एनवायरनमेंट डाल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक लूप चलाना है। ठीक है, वो लूप हमारा 10 बार चलेगा। अब उस लूप में क्या करना है ना कि हर 10 के लिए आर्टिस्ट का नाम और टाइटल का नाम इनपुट ले जाना है लूप के थ्रू। तो यूजर जो इनपुट करेगा आर्टिस्ट वो इसमें आएगा, यूजर जो इनपुट करेगा टाइटल वो इसमें आएगा। और तब इसके बाद क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, गेट सॉन्ग इनको। मतलब एक दस समझोगे 10 ऐसा, मिनट कुछ कॉल करना होगा। ये टाइप का एक मान लो एक बन गया, एक आई नाम का वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि फॉर आई इक्वल टू 0 एंड देन आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, है ना। इसमें यहाँ पे हम रफ लिख देते हैं कि एक इनपुट artist name and song title in the array artist and title। तो एक प्रिंटफ और स्कैनफ यूज होगा इसमें। तब इसके बाद फिर क्या करना है ना कि अब यहाँ से ये करना है कि इस फंक्शन को कॉल करना है, किसको? गेट सॉन्ग इनको। सर इनपुट लेने इसमें के बाद स्कैनर स्कैनर यूज करेंगे या गेट यूज नहीं, गेटेस यूज कर लेना है। स्कैनफ में तो फिर स्पेस नहीं लेगा वो। तो एफ गेटेस आता है ना, एफ गेटेस, करेंगे? एफ गेटेस यूज कर लेना, वो बेस्ट है इनपुट लेने के लिए। ऐसे स्कैनर से भी कर सकते हो काम, लेकिन स्कैनर की स्पेस अगर होगा तो वो काम नहीं करेगा। कर लेगा उसको टेस्टिंग तो। करने के लिए पहले स्कैनर यूज कर लो, जब स्कैनर काम करने लगे तब फिर उसको चेंज कर लो। सर लेकिन एक गेट इसका सर स्ट्रक्चर लास्ट में बता दीजिएगा, नहीं पता है। एफ गेटेस में कुछ नहीं है, उसमें 3 आर्गुमेंट पास करना होता है। उसमें है एक एरे का नाम, यहीं पे लिख देते हैं जैसे हुआ है वो एफ कमेंट में डाल गेटेस। दीजिए या फिर। एरे का नाम, तो एरे का नाम हमारा आर्टिस्ट है। और लेंथ 30, और कहाँ से लेना है तो कीबोर्ड से लेना है, stdin। ऐसे ये क्या करेगा ना कि ये कीबोर्ड से 30 कैरेक्टर लेगा मैक्सिमम, चाहे उसमें मतलब वो क्या कहते हैं स्पेस हो या नहीं हो, स्पेस को भी इंक्लूड कर लेगा और उसको प्लेस कर देगा आर्टिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से जो है ना 2 एफ गेटेस यूज करना होगा। एक एफ गेटेस यूज करना होगा किसके लिए? आर्टिस्ट के लिए। और दूसरा यूज करना होगा टाइटल के लिए। तो हम कमेंट कर दिए हैं अभी, उसके ऊपर प्रिंट एफ लगा देना होगा, ये हो जाएगा टाइटल के लिए। और तब क्या करना है कि इस इंफॉर्मेशन को एरे में भेजना है। तो यहाँ पास करना होगा कि गेट सॉन्ग इन्फो। इसमें हमारा ith जो एरे का एलिमेंट है, सॉन्ग्स का आई, ठीक है ना, उसका तो पॉइंटर भेजना है यहाँ पे। तो यहाँ ऐसे करना होगा, लिखना होगा कि एड्रेस ऑफ सॉन्ग्स आई। समझ में आया? एड्रेस ऑफ सॉन्ग्स आई, सॉन्ग्स आई हमारा एक एरे है। उसका सॉन्ग्स, एक हाँ, एड्रेस है। ये 10 लेंथ का एरे है ना,
तो इस पे 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन ऐसे होगा। तो उसका ith एलिमेंट, उसका एड्रेस, वही एड्रेस हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, कॉमा आर्टिस्ट, कॉमा। अब इस फंक्शन के अंदर ये लॉजिक लेना है कि ith एलिमेंट का, एरे के ith एलिमेंट का जो यहाँ एड्रेस आया इस पॉइंटर में, जिसका नाम सॉन्ग है। देखो यहाँ पे नाम जो है ना बहुत क्लियर मतलब मीनिंग रखता है। ये चूंकि एरे है इसके लिए इसका नाम हम दिया सॉन्ग्स, मतलब ये प्लूरल है। प्लूरल इसलिए है कि इसमें मल्टीपल सॉन्ग है, और ये पॉइंटर का नाम सॉन्ग्स नहीं है, इसका नाम सिंपल सॉन्ग है, मतलब ये एक सिंगल सॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक टाइम में एक सिंगल हाँ, इसके को अंदर रखा। दो दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है आर्टिस्ट और एक कंपोनेंट है। तो इस फंक्शन के अंदर क्या करना है ना कि इसके लिए पहले अलॉक कर लेना है, ठीक है। अब अलॉक करने के बाद इसमें जो वैल्यू आया उस वैल्यू को उस जगह पे प्लेस कर देना है strcpy यूज करके। फिर इसके लिए मेलोक करना है, फिर इसके लिए मेलोक करने के बाद अब जो मेरे पास जो नया जगह आया है मेलोक करने के बाद उसमें strcpy यूज करके इस पॉइंटर में जो वैल्यू आ रहा है उसको यहाँ पे डाल देना है। ऐसे काम करना है, मतलब मेलोक जो होगा इस फंक्शन के अंदर होगा। ये फंक्शन यहाँ से 10 बार कॉल हो जाएगा, क्योंकि 10 बार ये लूप चलेगा, 10 बार ये कॉल होगा नहीं। जब ये हो गया तो इसके बाद तब फिर क्या करना है कि सॉन्ग के इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए वो जो फंक्शन बनाए हुए हैं प्रिंट सॉन्ग इन्फो, इसको कॉल कर लेना है। इस फंक्शन के अंदर ये ध्यान देना है यहाँ पे पूरा का पूरा एरे पास कर देना है। इसका जो आर्गुमेंट इसका नाम सॉन्ग्स है और यहाँ भी सॉन्ग्स है, हालांकि ये सॉन्ग्स दूसरा है और ये सॉन्ग्स दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सॉन्ग्स। अब इस प्रिंट सॉन्ग इन्फो है ना, इसमें एक लूप चलेगा फॉर लूप, और वो फॉर लूप क्या करेगा कि 10 सॉन्ग, हर जितने मेरे पास आया ना 10 सॉन्ग है ना, सब सारे सॉन्ग का एक मिनट, जो आर्टिस्ट है और यहाँ पे टाइटल होगा, ये गलत है, यहाँ पे टाइटल होगा और यहाँ पे stdin, सारे सॉन्ग का जो आर्टिस्ट और टाइटल है उसको वो डिस्प्ले कर देगा लूप के थ्रू। मतलब इसमें राइट करना है लूप, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरे इनपुट ले रहा है। और लास्ट में इसमें एक लाइन ये भी लिखा हुआ है कि प्रोग्राम करने में क्या करना है, ये सबको मेमोरी को फ्री करना है। यस सर, तो मेन में सर कर देंगे लास्ट सब प्रिंट करने के बाद। हाँ, मेन में ही जो है ना यहाँ पे इसके बाद यहीं पे रिटर्न से पहले फ्री कर देंगे। राइट ए फॉर लूप टू रिलीज मेमोरी occupied by elements of the array। तब लास्ट में फिर रिटर्न कर देना है। सर एक नल टर्मिनेशन के लिए भी कुछ लिखा हुआ था। नल टर्मिनेशन का मतलब ये होता है ना कि जिस समय हम यहाँ पे ये करेंगे मेलो मतलब strcpy करेंगे, नल टर्मिनेशन का मतलब है कि हम जो स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं ना, वो स्ट्रिंग हमारा नल से टर्मिनेट होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे नल टर्मिनेशन, हम भी देखे हैं। प्रोग्राम अच्छा से नहीं। यहाँ है ना ये वाला, द यूजर विल इनपुट 10 पेयर्स ऑफ सी स्टाइल नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। तो इसके कारण का मतलब ये है कि जो यूजर जो इनपुट करेगा ना, ठीक है ना, वो इनपुट जो है वो मतलब वो ऐसा स्ट्रिंग होगा जो कि नल से टर्मिनेटेड होगा। तो नेचुरल है, अगर स्कैनएफ से भी इनपुट लेते हैं तब भी, या एफ गेट से लेंगे तब भी, दोनों ही केस में जो इनपुट हमारे पास आएगा वो नेचुरल है कि नल टर्मिनेटेड होगा ही होगा। दोनों का दोनों जो है वो नल टर्मिनेटेड होगा, उसमें कोई ये नहीं है, वो अपने हिंट के लिए दिया हुआ है। अब लेकिन हाँ, जिसे मेलोक करेंगे ना उस समय तुमको ये ध्यान देना होगा इस फंक्शन के अंदर जिसे मेलोक करेंगे उस समय देखना होगा कि जैसे आर्टिस्ट के लिए मान लो मेलोक कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट में जो हमने इनपुट लिया यूजर से वो 30 से कम होगा। तो 30 से कम है तो इसका मतलब कि 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना वो एक्चुअल में हमारे पास उसका लेंथ आया है उतना ही मेलोक करना है, मतलब उतना से एक ज़्यादा। जैसे यूजर का इनपुट, यूजर ने जो इनपुट किया आर्टिस्ट का नाम वो इसमें गया,
और जो फर्स्ट आर्टिस्ट है मान लो उसका नाम है, उसमें 10 कैरेक्टर है, तो जिसमें मैलोक करेंगे ना उसमें 11 कैरेक्टर के लिए मैलोक कर लेंगे। तब ना एक एक्स्ट्रा हमारे पास जगह बचेगा नल के लिए, ताकि बाद में जब हम क्या करेंगे कि str cpy यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, तो उस समय मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो पता लगा क्या है कि हमारे पास जगह है 10 और हम जो कॉपी कर रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट उसका है 11, तो उस केस में वो सेगमेंटेशन फॉल्ट टाइप का जो एरर है वो एरर आना शुरू हो जाएगा। ये एक रफ स्ट्रक्चर हो गया प्रोग्राम का कि कैसा प्रोग्राम होना चाहिए। अब इसका तुम कोशिश करना, अब तुम्हारा काम इसमें बच क्या गया है, एक इसका बॉडी लिखना है और एक इसका बॉडी लिखना नहीं। ये मेन फंक्शन का हो गया। तो ये है, ये चीज़ उसमें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है कि 2 एरे बनाना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि 31 होगा, ये भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 30 होगा। तो सवाल है कि जब मेंशन कर दिया गया कि 30 होगा तो वो 30 को हम कैसे कंट्रोल यही होगी। करेंगे? नेचुरली कुछ एरे बनाना पड़ेगा नहीं। क्योंकि पॉइंटर बनाने से क्या होता है ना, हमेशा माइंड में ये लेके चलना है कि पॉइंटर बनाने से मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। पॉइंटर जो है जस्ट एक वेरिएबल है जो दूसरे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कंटेन करता है, दैट्स ऑल। तो हम लोग को जनरली क्या लगता है कि अगर हम कहीं लिख दें कि कैर स्टार टाइटल, या फिर जैसे यहाँ पे लिख दें कि कैर स्टार आर्टिस्ट, तो देखने से लगता है कि ये एक स्ट्रिंग हो गया, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है। ये कैर स्टार आर्टिस्ट जो है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये सिंपल एक पॉइंटर है। स्ट्रिंग तो ये है जिसका कि साइज 31 है। तो इसमें भी दो बात है कि एज एन एरे इसका साइज 31 है, लेकिन एज ए स्ट्रिंग इसका साइज 30 है। लाइकवाइज यहाँ भी एज एन एरे इसका साइज 31 है, लेकिन एज ए स्ट्रिंग इसका साइज 30 ही है। क्योंकि जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है तो उसका एक जो जगह है लास्ट वाला वो तो फिक्स रहता है नल के लिए। तो नल के अलावा बाकी जो मेरे पास जो कैरेक्टर बनता है वही ना स्ट्रिंग का लेंथ होगा, नल को तो काउंट करते नहीं वहाँ पे। एक बार सर हम इसको बना लिए थे, लेकिन फिर कंफ्यूजन आ गया, थोड़ा सा पढ़े हैं इसमें हम्म। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वो हुआ था। अच्छा बना के देखना ना, बन तो जाएगा ही। नहीं बन, हम तो उसको बताए हैं, जिस स्टूडेंट का था उसको हम बताए हैं। तो प्रोग्राम तो मेरा बना हुआ है ऑलरेडी रेडी है, लेकिन फिर हम तुम बता देंगे तो फिर अपने से नहीं समझ पाओगे ना, खुद से मतलब कोशिश करना है। और जबकि ये सब जो प्रोग्राम है कुछ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन ये है कि चलो कम से कम जनरल जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं उससे हट के है ये। जी। जनरल जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं डीएस का या स्ट्रक्चर का उससे हट के है, इसलिए हम इसको बनाने के लिए दिए थे। इसे भी पता लगता है ना कि मतलब बाहर में जो स्टूडेंट सब पढ़ता है वो लोग का क्या लेवल है पढ़ने का, किस तरह का प्रोग्रामिंग लोग करता है, ये पता चलता है उससे। तो ये वाला हम लोग जो बनाते हैं वो स्ट्रिंग पे एक बनाए हुए हैं। हाँ मतलब ट्रेडिशनल प्रोग्राम जो आदमी राइट करता है वो तो है ही, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल प्रोग्राम से हट के जो थोड़ा प्रोग्राम होता है ना उसमें क्या होता है कि आदमी सोचता है, सोचना उसके लिए मजबूरी हो जाता है। अदरवाइज बाकी जो रटा रटा प्रोग्राम है, स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, लिंक लिस्ट है, वो तो ठीक है, वो तो याद ही हो गया हुआ है। लेकिन उसका यूज कहाँ पे है, कैसे उसको आदमी यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर डिपेंड है। या उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए कि ऐसे नहीं उसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं उसको ऐसे करना है। तो हम बोलता है कि ये दोनों प्रोग्राम सही है, लेकिन उसको हमने चेंज कर लेना है। फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे रिटर्न कर नहीं रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि इनपुट आउटपुट फंक्शन को अवॉइड करना है फंक्शन के अंदर। यहाँ भी तुम देखो, यहाँ भी जो है जैसे इसमें इनपुट फंक्शन, ये मेरा इनपुट वाला फंक्शन है, तो इसमें प्रिंट स्कैनफ यूज नहीं करना है, वो प्रिंट स्कैनफ हमको यहाँ यूज करना है। हाँ लेकिन इस फंक्शन का नाम ही है प्रिंट, इस फंक्शन का नाम ही है प्रिंट, तो नेचुरल है कि प्रिंट होगा इसके अंदर नहीं। लेकिन इसका नाम गेट है, फिर भी इसके अंदर स्कैनफ नहीं है। इसके अंदर गेट है, फिर भी इसके अंदर स्कैनफ नहीं है। अब क्या करते हैं, तो उसका प्रोग्राम जो इस दोनों को बंद करते हैं। डेल्टा का ही मेल आया हुआ है, उसका भी एक प्रोग्राम है फोल्डर्स में जो है। इस सिस्टम में काम करने में पता है क्या फ़ायदा हो रहा है ना, कि जितना मेरा फाइल है ना, या जितना फोल्डर है, कोई भी फाइल और फोल्डर लोकल सिस्टम पे नहीं है, इस लैपटॉप पे नहीं है, सब जो है सर्वर पे सेव हो रहा है डायरेक्टली। तो काम हम यहाँ से कर रहे हैं, फाइल वहाँ से हो रहा है। तो उससे क्या है कि कल को कि लैपटॉप का हार्ड डिस्क खराब हो जाए, फॉर्मेट हो जाए,
तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, डाटा हमारा जो है वो सेफ रहता है। अब है कि जब भी आदमी काम करता है तो नेट तो हमेशा रहता ही रहता है, Yes. नेट नहीं रहेगा इसका तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लैपटॉप अगर है और उसमें अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो बेकार ही है वो, कोई उसका यूज नहीं है। इसका एक दो फाइल इसका है, एक है ऑपरेशन ऑन क्यू, ये तो हम बोलते हैं सिंपल वाला ही है। जैसे यहाँ से खुलता है ना राइट क्लिक करके तो एकदम प्रॉपरली दिखाता है, एकदम वेल अरेंज्ड। इसका अलाइनमेंट भी काफ़ी अच्छा है आज तो सारे फंक्शंस का, प्रॉपरली लाइन किया हुआ है। क्यू वाले में तो अच्छा जितना हम लिखवाए थे लगता है सब हो गया, ऐड से लेकर डिलीट से लेकर के, ऐड बता ही दिए थे, डिलीट बता ही दिए थे। साइज उसी से हो जाएगा, एलिमेंट एट फ्रंट, एलिमेंट एट रियर, एलिमेंट इन द मिडिल, ये एक नया है। इसी मिडिल वाला कंसेप्ट जनरली नहीं रहता है बुक वगैरह में, फिर सर्चिंग कॉमन है। अब इस प्रोग्राम का जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छा है। क्या बोल रहे हैं? जो सर प्रोग्राम बनाए हुए थे इसका क्यू वाला, हाँ हाँ हाँ। जैसे जैसे इसमें सर्चिंग के लिए सर्चिंग एन एलिमेंट, तो अब वो एलिमेंट, ये सर तुम जो सर्चिंग एन भेजो एलिमेंट, तुम जो भेजो उसमें है। या सर इसमें मतलब सेम ही है, प्रोग्राम तो सेम ही। अच्छा हाँ। तो जैसे सर सर्चिंग एलिमेंट के लिए है ना, तो अगर कोई एलिमेंट 3 या 4 टाइम है, हाँ तो फर्स्ट अप्रेंस उसका बताएगा और क्या। नहीं तो हम तो सर लिखे हुए हैं जिसमें बताएगा वो कितना टाइम आया है टोटल वो। तो अच्छा। अब सर ये बताना चाह रहे थे कि वो एलिमेंट पोजीशन इतना पे है, फिर पोजीशन इतना पे है, फिर पोजीशन इतना पे, ये कैसे हो सकता है? हाँ तो दो मतलब उसमें एक और है, कहीं कहीं मेंटेन करना पड़ेगा सर पोजीशन। एलिमेंट तो फिर तो मेमोरी एक्स्ट्रा लगेगा। एक और एरे बनाना पड़ेगा जो पोजीशन को स्टोर करेगा। एक और एरे इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ बना लिखा हुआ है क्या? इसमें नहीं है, ये तो है कि सीधे इंटरनल एलिमेंट टू बी सर्च, अगर इंडेक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा हो गया है, जीरो हो गया तो फाउंड हो गया, और नहीं तो फिर ये फाउंड नहीं होगा। ये वन टाइम के लिए ही है। तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसमें है क्या उस तरह का लिखा हुआ? सर उसमें तो लिखे हैं कितना टाइम दिखाया, तो एक मिनट, उस फाइल को ओपन करते हैं। अभी तो फाइल खुला ही मत है ना, बस यहीं पे थोड़ा टाइम लेता है लोडिंग करते समय, क्योंकि वो सर्वर से फेच करता है, तो वो डिपेंड करता है कि सर्वर का स्पीड क्या है, नेट का स्पीड क्या है, बहुत सारी चीज़ उसमें है। ये वाला क्यू यूजिंग डीएम है ना। यस इसमें जैसे सर्च का फंक्शन है ना, सर्च मिडिल एलिमेंट, सर्च गिवन एलिमेंट, ये वाला यस सर यस। लास्ट वाला, इसको कंट्रोल एफ करो, दो अकरेंस इसका है। सर्च नहीं कर रहा, तो सर्च काम नहीं करता। लास्ट में होगा सर, सबसे लास्ट। ये है, ये वाला है सर्च गिवन एलिमेंट। अच्छा तुम यहाँ पे लिखे हो कि इतना एलिमेंट इतना अवर्ड एट इतना टाइम। ओहो, यस सर। इसी में क्या करते हैं ना कि एक और एरे बना लेते हैं इसके अंदर, पोजीशंस नाम का एरे बना लेते हैं। तो सर उसमें साइज मेन दिक्कत है, उसमें साइज कितना देंगे, और साइज देंगे तो फिर मेमोरी तो वहाँ पे अगर कम आ गया तो ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। हाँ यहाँ तो वेस्टेज हो जाएगा मेमोरी का। तो उस चीज के लिए नहीं लगा पाए। तब उसमें उसका एक और उपाय उसका है, इसको उसमें एक और उपाय है उसका है, वही लिंक लिस्ट का कंसेप्ट लगा दो। यस सर। लिंक लिस्ट का एक लिंक लिस्ट बना करके केवल उसी पर्पज के लिए, ठीक है, पोजीशन टाइप नाम का एक बना करके लिंक लिस्ट, और उसमें उसका जो दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो है पोजीशन होगा, दूसरा कंपोनेंट नेक्स्ट होगा। जितनी बार ये एलिमेंट मिलेगा उतनी बार उस लिंक लिस्ट में इस पोजीशन को उस लिंक लिस्ट में ऐड करते जाना है। और फिर लास्ट में जहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने के बाद उस लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट को यहाँ प्रिंट कर देंगे, तभी हो जाएगा। हालांकि पता है इसमें उतना कम्प्लेक्स होने का चक्कर इसलिए नहीं है कि यहाँ मेमोरी वेस्टेज बहुत ज़्यादा नहीं ना होगा। यस सर। जो है यहाँ तो फिक्स एलिमेंट हमारे पास है ना,
यस यस। उस फिक्स एलिमेंट में उनको सर्च करना है, लेकिन टेस्टिंग करने के लिए तुम दोनों काम कर सकते हो। टेस्टिंग करने के लिए जो है वैसा करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो पता है उससे तुम्हें फायदा ये होगा कि एक ही प्रोग्राम में दो कंसेप्ट लग जाएगा, क्यू भी लग जाएगा, उसमें लिंक लिस्ट भी लग जाएगा। लग जाएगा। एक ही प्रोग्राम में दो चीज़ हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा और लिंक लिस्ट भी हो जाएगा। दो स्ट्रक्चर तुमको बनाना पड़ेगा। जैसे एक स्ट्रक्चर तो बना लिए इस नाम से, यहाँ पे ये वाला, इसी के बाद यहीं पे एक और स्ट्रक्चर, हालांकि उस स्ट्रक्चर को तुम उसको तो यूज करना है केवल उसी फंक्शन के अंदर ना, जैसे नहीं तुमने उसी फंक्शन के अंदर भी बना नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर को हमेशा बाहर बनाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहीं पे टाइप, ताकि उसको बाद में कहीं और भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्ट और पोजीशन, पोजीशन लिस्ट टाइप, बेसिकली ये पोजीशन का लिस्ट हम बनाने जा रहे हैं। कैसे लिंक लिस्ट होता है, तो ये समझो की तरह से पोजीशन का लिस्ट है। इसमें इंटीरियर टाइप का एक पोजीशन और दूसरा जो है वो स्ट्रक्ट पोजीशन टाइप, पोजीशन अंडरस्कोर लिस्ट टाइप का एक पॉइंटर नेक्स्ट, तब इसका फिर नाम पोजीशन लिस्ट टाइप, ये हो गया। और फिर इसका अपना मतलब एक फर्स्ट है, एक लास्ट है, एक नोड है, जैसे बनाते हैं उसे बना लेना है। तब फिर इसका अपना फंक्शन, इसमें एलिमेंट ऐड करने का फंक्शन, इस एलिमेंट को डिलीट करने का फंक्शन, कम से कम दो फंक्शन चाहिए ना, एलिमेंट को ऐड करना है या एलिमेंट को डिलीट करना है। अब तब उसको फिर क्या करना होगा कि उसके अंदर यूज करना होगा इस टाइप से। नहीं तो फिर वहाँ पे एक एरे बना करके और उस एरे पे काम कर लो, दोनों पॉसिबिलिटी है। इसको भी करके देखना आपने। अच्छा, ये ऑपरेशन ऑन क्यू इसका देवजा का है, इसका तो अब ये सही लग रहा है। ये मिडिल वाला है, मिडिल वाला में क्या लॉजिक लगा है, स्ट्रक्ट क्यू टाइप। अच्छा, यहाँ ये स्ट्रक्ट क्यू टाइप क्यों लिखा हुआ है? यूज नहीं होगा है टाइप डेफ होगा ही, किया हुआ है, ये क्या हुआ ऑलरेडी जब लिखा हुआ है टाइप डेफ स्ट्रक्ट क्यू, काम कर जाएगा, वो अलग बात है। काम कर जाएगा क्योंकि इस प्रोग्राम में ये भी डिक्लेरेशन काम करेगा और ये भी डिक्लेरेशन काम करेगा, ये वाला दोनों। क्योंकि टाइप डेफ करने से क्या होता है ना कि हम उसके लिए एक नया नाम दे देते हैं, तो नया नाम देने का मतलब ये थोड़े कि पुराना नाम लॉस्ट हो गया उसका। किसी आदमी का एक नाम पहले से है और उसका दूसरा नाम दे दिए, ऐसे नहीं ना कि पुराना नाम भुला गया, भूल गया वो। इसलिए यहाँ वही चीज़ है कि ये जो नाम है स्ट्रक्ट क्यू टाइप, ये तो इसका पुराना नाम है, इसका नया नाम ये वाला है। तो हम अपने सुविधा के लिए क्या किया कि पुराने नाम को शॉर्ट करके नया नाम बना लिया। तो ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है, लेकिन दूसरी बात ये है कि जब किसी आदमी का निक नेम अगर डिफाइन हो गया तो निक नेम से उसको बुलाना चाहिए, उसको ओरिजिनल नेम से बुलाने का कोई फायदा नहीं है, तो कम टाइप करना पड़ेगा ना उसमें। अच्छा, दूसरी बात है कहीं कहीं लिखा हुआ भी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्यू टाइप, यहाँ स्ट्रक्ट नहीं यूज किया हुआ है लेकिन यहाँ यूज किया हुआ है। चलो, इसमें फिर लॉजिक ये है कि एक temp1 नाम का बन गया पॉइंटर, temp इक्वल टू फ्रंट, temp1 इक्वल टू फ्रंट, दोनों फ्रंट ही हैं। अब फ्रंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो वाइल temp1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड temp1 इज नॉट, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है लॉजिक भाई, ये मिडिल निकालने के लिए इतना माथापच्ची करने का जरूरत था नहीं। पता नहीं कैसे लिखा हुआ है। दो पॉइंटर है और दोनों पॉइंटर, अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट है भाई, temp1 इक्वल टू temp1 के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इस पे हमको शक लग रहा है। मिडिल का मतलब क्या,
मिडिल का मतलब ये था कि जैसे मान लो कि मेरे पास जो क्यू है उस क्यू में अगर 10 एलिमेंट है मेरे पास, तो साइज तो पता है ही ऑलरेडी। तो फर्स्ट एलिमेंट का साइज हो गया 0 और लास्ट एलिमेंट का साइज हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन हो गया 0 और लास्ट एलिमेंट का पोजीशन हो गया 9। नहीं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 + 9/2 ये 4.5 होगा। तो 4.5 मीन्स 4 हो गया, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेते हैं तब उस केस में। तो 4 पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा ना, दैट इज द मिडिल एलिमेंट। साइज के लिए इसमें ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ होगा, काउंट नाम का फंक्शन है। तो क्या करना था कि 0 + count/2, सिंपली count/2, तब एक लूप चलाना चाहिए। जो लूप क्या होगा कि फ्रंट से स्टार्ट होगा और उस मिडिल पोजीशन तक जाएगा और उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर देगा, दैट्स ऑल। लेकिन ये जो लॉजिक लिखा हुआ है इसका हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। एक बार फिर टेस्ट कर लेते हैं। ऑपरेशन ऑन Q.C, इस फोल्डर में जाना होगा। GCC ऑपरेशन ऑन Q। फाइल का नाम इसका मतलब ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन करके होगा। ऑपरेशन ऑन Q। ऑपरेशन ऑन, फाइल का नाम क्या है? ऑपरेशंस ऑन Q.C। फाइल का नाम तो यही है, OPE। अच्छा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, OPEAR लिखा हुआ है। OPEAR वाला स्पेलिंग मिस्टेक है, OPEAR ऐसे है। एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं। जैसे एक एलिमेंट ऐड किए, उसका वैल्यू गया 9। फिर से एक एलिमेंट ऐड किए, उसका वैल्यू गया 34। फिर से एक एलिमेंट ऐड किया, उसका वैल्यू गया 67। फिर से एक एलिमेंट ऐड किया, उसका वैल्यू हुआ 45, 78। तो सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं 8 से, सही है। 9, इसमें ये मेरा पहला एलिमेंट है और ये लास्ट एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 है, ये मिडिल होगा। मिडिल एलिमेंट में 6 नंबर 67 आना चाहिए। काम तो ये कर रहा है। हम्म, इसका मतलब है कि लॉजिक कहीं ना कहीं सही है। वो अलग बात है कि समझ में नहीं आ रहा हम लोग को, लेकिन लॉजिक सही है। तब तो 67 आ गया यहाँ पे। लॉजिक टफ है थोड़ा। हाँ, लेकिन लॉजिक कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं इंटरनली क्या सोच के लिखी है। क्योंकि हमको ये इसलिए नहीं लग रहा है कि इसमें एक है टेम्प और एक है टेम्प 1। ये तो है कि खाली नहीं है, तब उसके लिए मेन लॉजिक यहाँ पे है कि अगर टेम्प 1 जो है नल के बराबर नहीं है, और साथ में टेम्प 1 का नेक्स्ट जो है वो भी नल के बराबर नहीं है। अच्छा, टेम्प 1 भी नहीं है और टेम्प 1 का नेक्स्ट भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं कि टेम्प 1 इक्वल टू, और दूसरी बात यह है कि ये जो कंडीशन में लिखा हुआ है, इस पूरे कंडीशन में कहीं भी टेम्प का कोई रोल नहीं है। जो रोल है टेम्प 1 का ही है, क्योंकि ये कंडीशन भी टेम्प 1 के बेसिस पे है और ये कंडीशन भी टेम्प 1 के बेसिस पे है। तो फिर इसमें इसका क्या मतलब है, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट? अगर मान लो इसको कमेंट भी कर देते हैं, फिर भी ये काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन नहीं करेगा, तब फिर क्या होगा ना कि ये टेम्प का डाटा जो है ये हमेशा फर्स्ट फ्रंट का डाटा ही ये इंटर करेगा। तो ये रहना जरूरी है। लेकिन ये कैसे बीच पे पहुंच जाता है, ये सर्च की बात है। इसके ना सर ऑनलाइन तो होगी नहीं, तो लेकिन बिना ट्राई रन कराए तो इसकी लॉजिक नहीं बना होगा। तो है ऑनलाइन। हेलो, हेलो, हाँ ऑनलाइन तो हो गई। अब क्या है इसको? हेलो, आ रहा है आवाज़?
हेलो, स्पीकर तो इसका ऑनलाइन ये ग्रीन दिखा रहा है। हेलो, लेकिन उसका आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, आ रहा है आवाज़। हेलो, यस सर। बोले हैं कि यस सर। प्रोग्राम जो भेजी हो ये वाला, ये दिख रहा है स्क्रीन मेरा। यस सर। ये जो लूप लिखा हुआ है ना यस वाइट, सर। इसमें क्या इसका मतलब लॉजिक क्या है? ये कैसे मतलब यस मिडिल एलिमेंट पर कैसे पहुंचता है ये? सर, टेम्प में भी ये फ्रंट एलिमेंट और टेम्प वन में भी है, पर हाँ वो टेम्प ठीक है। वन जब तक लास्ट में जाएगा तब तक टेम्प, सर टेम्प वन लास्ट तक जाएगा तब तक टेम्प मिडिल में आ जाएगा, क्योंकि टेम्प वन में मतलब सेकेंड एलिमेंट है जो टेम्प में फर्स्ट एलिमेंट है सर, ऐसे करके रखा हुआ है। मतलब टेम्प वन एक स्टेप आगे जा रहा है और टेम्प टेम्प सिर्फ एक स्टेप पीछे है, टेम्प वन 2 स्टेप जा रहा है, टेम्प एक स्टेप जा रहा है। अच्छा मतलब हाँ, इस ये मतलब कि दो दो स्टेप आगे बढ़ रहा है ना, और ये एक एक यस स्टेप सर। आगे बढ़ रहा है। अच्छा, यस सर। मतलब जितना स्टेप ये आगे बढ़ रहा है उसका जस्ट डबल ये चल रहा है। हाँ। हाँ, ये जस्ट डबल चल रहा है। ये टेम्प वन का जो इंक्रीमेंट है ना, वो क्या है कि वो जस्ट डबल है एज कम्पेयर टू द इंक्रीमेंट ऑफ टेम्प, इसलिए ये मतलब ये बीच में इसमें है ना। नेक्स्ट का नेक्स्ट। मतलब मेन यहाँ पे ये है लॉजिक कि टेम्प इंक्रीमेंट इन टेम्प वन इज वन एक जस्ट, स्टेप जाता है। नहीं इसको ऐसा करूँगी, जस्ट डबल यस। ऑफ इंक्रीमेंट इन टेम्प। 10। Okay. So when temp 1 will reach at the last, then temp will reach फर्स्ट। in middle, in the middle. हाँ, अब ये समझ में आ गया। तो बड़ा अच्छा लॉजिक है। तो ये लॉजिक जो है, तो हम पहले सोच रहे थे क्या कि वो सिंपल पोजीशन काउंट कर लेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन, सेकंड लास्ट एलिमेंट का पोजीशन, फिर उसको आधा कर लेंगे, सर बीच वो का जो मैं भी की पोजीशन थी, आएगा। जब हाँ मिड रिटर्न की तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहा था। नहीं नहीं, वो लॉजिक उससे तो काम हो ही जाएगा, लेकिन वो ट्रेडिशनल तरीका हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ये ट्रिकी हो गया। ये जो है ना, ये ट्रिकी हो गया। बढ़िया है, लेकिन चलो ये एक नया चीज़ सीखने के लिए मिल गया है। बीच में अगर पहुंचना है तो एक एलिमेंट हमारा एक पॉइंटर ऐसा है जो कि डबल डबल से बढ़ रहा है, और एक जो है एक एक कम आधा से बढ़ रहा है। इसी कारण से यही मेन इसका कंसेप्ट ये है, इंक्रीमेंट इन टेम्प वन इज जस्ट डबल ऑफ इंक्रीमेंट इन टेम्प। So when temp 1 will reach at the last, then temp will reach in the middle. अब ये सही है। अब प्रोग्राम जो है तुम्हारा, अब इसलिए इसका आउटपुट सही आ रहा था, इस कारण से ही जो है इसका आउटपुट सही आ रहा था। यही होता है सोचने से, मतलब एक ही चीज़ को जो है ना डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं पर्सन जब उसके बारे में डिफरेंट तरीके से सोचता है, तो हर का तरीका होता है सोचने का अलग अलग। किसी के माइंड में कोई नया लॉजिक आ जाएगा, किसी के माइंड में कोई नया सिस्टम आ जाएगा, तो वो अपने हिसाब से काम कर लेगा। यही कारण है कि एक ही चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम है ना। ये सॉर्टिंग में कैसे है, सिलेक्शन एल्गोरिदम है, सिलेक्शन सॉर्टिंग है, एक्सचेंज सॉर्टिंग है, क्विक सॉर्टिंग है, हीप सॉर्टिंग है, मर्ज सॉर्टिंग, दुनिया भर का लॉजिक लगा हुआ है। तो क्या है, सबका अपना अपना आइडिया है, काम तो सब वही करता है, सब सॉर्टिंग ही करता है, लेकिन सबका अपना अपना लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट है। वही चीज़ यहाँ भी हो गया कि ये मिडिल निकालने का एक नया लॉजिक हो गया। ये बहुत अच्छा है ये। अब हमको लगता है कि यहाँ तक का जो काम है ना, मतलब स्टैक है, क्यू है, ये सब तुम भी क्या करना है कि इसको ट्राई करना है बनाने का। यस सर। ये तो भेजा हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल है, हम लोग जितना डिस्कस किए हैं उससे आसानी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको बना के देखने में कोई हर्ज नहीं है। बना के इसको आदमी देख सकता है। ऐसे बहुत सारा हमको लगता है कि फाइल हैंडलिंग भी थोड़ा बता देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फाइल हैंडलिंग है, और उसके अलावा ये कमांड लाइन आर्गूमेंट्स, ये सभी जो टॉपिक है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि रियल लाइफ प्रोग्राम आदमी जब बनाता है
तो फाइल हैंडलिंग वहाँ पे यूज़ करना ही पड़ता है। और उसके अलावा फिर जो कमांड लाइन आर्गूमेंट्स है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस का है। जैसे मान लो हम लोग कोई प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, यहीं पे इससे कभी टर्मिनल है, तो टर्मिनल पे जाने के बाद जैसे भी मान लो यहाँ पे 9 लिखिए के बाहर निकले, तो कंपाइल करने के लिए ऐसा लिखता है ना कि जीसीसी ये वाला, तो ये जीसीसी क्या है, ये भी सी का प्रोग्राम ही है। यस नहीं, ये जीसीसी जो है कमांड जो है, ये भी सी का प्रोग्राम ही है। ये जो फाइल का नाम है ऑपरेशन ऑन क्यू डॉट सी, ये एक आर्गूमेंट हो गया इस प्रोग्राम के लिए। तो ये जो आर्गूमेंट है ये कमांड लाइन आर्गूमेंट हो गया। तो हम भी अपना ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे मान लो कि 2 नंबर हमको जोड़ना है और हम चाहते हैं कि ऐड नाम का कोई प्रोग्राम बनाए, लेकिन उसको ऐसा लिखें कि ऐड स्पेस फिर फर्स्ट नंबर स्पेस फिर सेकंड नंबर। मतलब वो पूछे नहीं, जब प्रोग्राम चले तो ये नहीं पूछे कि इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर। प्रोग्राम जिस समय लिखे हैं कमांड पे, उस समय हम दोनों नंबर को पास कर दें। अब वो क्या करे कि दोनों नंबर को रीड करके ऐड करके उसका नंबर वैल्यू डिस्प्ले कर दें। तो इस तरह का प्रोग्राम जो है बन सकता है। उसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा वही कि मेन फंक्शन में आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं, उसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। तो 2-3 टॉपिक जो है ना बचा हुआ है अभी इसमें मेजर में। जैसे एक ट्री बच गया, अब ट्री आवाज़ नहीं हो पाएगा। एक ट्री है, एक ग्राफ है और एक कमांड लाइन आर्गूमेंट्स है, ठीक है। इसका यूज जो है जनरली आदमी करता है। और फाइल हैंडलिंग जो बेसिक चीज़ है, फाइल हैंडलिंग में बस केवल ये सीख लेना है कि फाइल को कैसे ओपन करना है, फाइल को कैसे क्लोज करना है। हालांकि वो डीएस का पार्ट नहीं है, फाइल हैंडलिंग जो है डीएस का पार्ट नहीं है। लेकिन कोई भी प्रोग्राम अगर बनाना है रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिना फाइल हैंडलिंग का कोई उपाय नहीं है। कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि प्रोग्राम रन करे तो उसमें यूजर इनपुट करे। जनरली ये होता है कि यूजर क्या करता है कि जो वैल्यू इनपुट करना है ना, उसको किसी फाइल में सेव कर लिया, अब फिर प्रोग्राम रन करेगा, उस फाइल से डाटा को रीड करेगा, रीड करने के बाद उसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे फाइल में जनरेट कर देगा। फिर यूजर क्या करेगा कि जिस फाइल में आउटपुट आया उस फाइल को ओपन करके चेक कर लेगा कि उसमें आउटपुट उसमें क्या आ गया। हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं कि जिस समय प्रोग्राम रन करता है ना, उस समय ही उससे पूछते हैं कि इंटर पहले ये नंबर फिर इंटर वो नंबर, ऐसा करके। तो ये अप्रोच जो है छोटे लेवल के प्रोग्राम के लिए। बड़े लेवल पर अगर कोडिंग करना है तो फाइल हैंडलिंग करना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीक, कल तो हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीक में जो है ना, नेक्स्ट वीक में 2-3 क्लास अभी होगा, जिसमें एक ट्री होगा, एक ग्राफ होगा और उसके अलावा एक ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हो जाएगा। और तब उसके बाद कुछ फाइल हैंडलिंग का बेसिक ऑपरेशन कि कैसे फाइल से कंटेंट को रीड करना है, कैसे फाइल में उसको राइट करना है, मतलब रीड करना है इनपुट के लिए और राइट करना है आउटपुट के लिए। इस तरह का चीज़ जो है आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। काम इस वाला दोनों वीडियो डाल देगा सर। हाँ डाल देंगे। ये वाला जो प्रोजेक्ट है बचा हुआ है डीएस मिनी असाइनमेंट 1, दिवाकर इस पर कुछ काम किया है, तुम्हें क्या करना है कि इसको कोशिश करना कंप्लीट कर लेने का। दिवाकर का जो ये है फाइल है, फंक्शन है, उसमें चेंज करना है, उसके प्रोटोटाइप में चेंज करना है, बाकी सब चीज़ में चेंज करना है, ठीक है। फिर मंडे को मिलते हैं, मंडे को फिर इसी टाइम में। सर मंडे से फिर टाइमिंग देख लेंगे, जैसा लोग का टाइम होगा ना उसके हिसाब से हम फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे। यस सर। 3 क्लास तो हो नहीं पाएगा सर एक दिन में? नहीं 3 नहीं हो पाएगा, हम 3 दिन करके लेंगे उसको, एक दिन मंडे किसी दिन करके वीक में ले लेंगे, मैसेज कर देंगे। यस सर। वो लोग को सर लोग का कुछ नहीं कि मंडे से स्टार्ट हो ही जाएगा, उन लोग को बोलते हैं कि एक दिन बाद और करने की वजह से मंडे को हो जाएगा 1 तारीख नहीं। यस सर। हाँ तो ठीक है, मेरा जैसे मान लो कि 1, 2, 3 को हो जाएगा तो उनको बोलेंगे 4 से करने, या हो सकता है कि वो लोग सुबह में ले ले, ये भी होता है। यस सर, ये भी हो सकता है। सुबह में ले ले, सुबह है, शाम है, दोपहर है, कभी भी ले सकता है। अभी मतलब प्रिपरेशन चल रहा है कि क्लास लेना है, लेकिन जैसे विनय सर अपना और भी क्लास ले रहे हैं जाकिर हुसैन का, जहाँ वो पढ़ाते हैं वहाँ का, ठीक है, सब ऑनलाइन ही चल रहा है उनका। वो ऑनलाइन वाले से फैमिलियर है, गूगल मीट से वो क्लास लेते हैं। बोले थे कि मेरा वाला सब्जेक्ट था वो पंकज सर पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या पढ़ाएंगे, पंकज सर बताएंगे तब ना। नहीं तो आज डिस्कशन हो गया है, उनको हम बोले हैं कि डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा देने के लिए। यस सर, आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे पंकज सर। हाँ तो पंकज सर को थोड़ा सा मतलब वो ऑनलाइन वाले सिस्टम में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, तो हो सकता है कि व्हाट्सएप वगैरह का यूज करके कैसे राय सर पढ़ा रहे हैं उस टाइप से। तो बोला था कि हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे और वीडियो कॉलिंग करके।
हाँ तो वो भी ठीक है। बोर्ड पे लिखेंगे। वो भी ठीक है। वो भी उसी में मतलब मेन है कि इंटरेक्शन होना चाहिए, कि जिस यस समय आदमी सर। पढ़ा रहा है ना, उस समय स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन अगर होता है तो उस समय उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अभी ये नहीं कि हम जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय कोई माइंड में कोई अगर बात आ गया, अब फिर अगर पूछना है तो फिर बाद में यस मैसेज करेंगे, बाद में मेल करेंगे, तो फिर कोई उसका उतना यूज नहीं है। देन एंड देयर जो बात माइंड में आया उस समय अगर वो उसका सॉल्यूशन निकल गया तब वो सही होता है। जैसे कभी इसका अभी कैसे था इसका यस प्रोग्राम, सर। देवता का जो प्रोग्राम था, अब हमको कन्फ्यूजन हो गया कि क्या इसमें लॉजिक लगा हुआ है, अभी वो एक्सप्लेन कर दी, तो एक्सप्लेन करने से क्या हो गया ना कि अभी सेट हो गया माइंड में कि अच्छा ये लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। यही चीज़ अगर बाद में डिस्कस होगा तो फिर उसमें फिर क्या होगा कि ध्यान सुधर जाएगा, वो चीज़ अंतर बस सही इतना बात। है तो फेस टू फेस जो होता है वहाँ ना। पे वहाँ यस सर, वहाँ पे लॉजिक लिख भी दिए तो उससे हाँ कन्फर्मेशन है कि इतना हाँ, लिख लिए हैं कि वो लॉजिक हम पहली बार हमको मिला है, वो लॉजिक, ये लॉजिक जो है हम पहली बार देखे हैं, अभी काम कर भी रहा है और परफेक्ट लॉजिक है वो, इसलिए उसको हम मेंशन कर दिए हैं उस फाइल में। तो आज जो पीडीएफ फाइल बनाएंगे ना उसमें सब फाइल उसमें डाल देंगे, जी सर। पीडीएफ फाइल में वो सब रहेगा उसके अंदर। तो वो लोग से हम बात करके कोऑर्डिनेट कर देते हैं, नेक्स्ट वीक से सर लोग का भी स्टार्ट हो जाएगा, मेरा जो 2 दिन बचा हुआ है 2-3 क्लास ये भी हो जाएगा। उसके सर बाद रिजल्ट फिर का क्या है मतलब? अब इस वीक में तो नहीं है ना होगा, अब नेक्स्ट वीक में होगा। ये सर अभी तक शुक्रवार हो ही गया। हाँ इस वीक में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक में होगा। नेक्स्ट वीक में कोशिश करते हैं जी हो सर। जाने का, सब डाटा हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या नहीं होगा। मैथ वाले भी तो बोले हैं कि हम दे दिए 2-3 दिन पहले ही डाटा। हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब आ ही जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, तो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, फिर मिलते हैं मंडे को। ठीक।